तो हम रेनफॉल्स मेज़र करेंगे। रेनफॉल मेजरमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से करेंगे उसे कहते हैं रेन गेज। रेन गेज का और एक नाम है, जैसे प्लूवोमीटर भी कहते हैं, ओम्ब्रोमीटर, हेटोमीटर और यूडोमीटर भी कहते हैं कभी कभी। ये देखने में सिलेंडर जैसे देखने में आता है, इसी टाइप का होता है। बाहर सरफेस का मेटल का सरफेस होता है, जैसे कि बाहर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस से बचाने के लिए, ठीक है। और अंदर जो रहता है, अंदर एक ग्लास कलेक्टिंग बोतल रहता है, कलेक्टिंग बोतल, और यहाँ पर एक पैनल रहता है वो रेन को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये पैनल के जरिए, पैनल के थ्रू रेनफॉल कलेक्ट होगा। रेनफॉल कलेक्ट होकर वो यहाँ पर जगह ग्लास बोतल रहते हैं, उस ग्लास बोतल और मेजरिंग ट्यूब भी कहते हैं कभी कभी उसे। तो ग्लास बोतल और मेजरिंग ट्यूब में ये कलेक्ट होता रहता है, और उस टाइम इंटरवल में एक दिन, एक दिन में 2 बार, ठीक है। कभी कभी जब रेनफॉल ज़्यादा होगा, हेवी रेनफॉल होगा, तो खूब फ्रीक्वेंटली मेजर करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये कलेक्टिंग बोतल अगर भर जाएगा ना, तो एक्स्ट्रा पानी बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो कलेक्टिंग बोतल भरने से पहले मेजर रीडिंग लेना होगा, ठीक है। जब हेवी हेवी रेनफॉल हो तब फ्रीक्वेंटली रेनफॉल लेना, फ्रीक्वेंटली रीडिंग लेना होगा, ठीक है। अगर जब लाइट रेनफॉल हो और तब ज़्यादा ज़्यादा टाइम इंटरवल में रेनफॉल लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कैसे, कितना हेवी रेनफॉल हो रहा है या लाइट रेनफॉल हो रहा है। ज़्यादा रेनफॉल होगा तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डाटा लेना ज़रूरत है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंटली डाटा नहीं लेंगे तो यह जो कलेक्टिंग ग्लास बोतल है वो भर जाएगा, और वो एक्स्ट्रा ओवरफ्लो होकर बाहर चला जाएगा। तो रेनफॉल मेजर, पूरा का पूरा रेनफॉल हम मेजर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब हेवी रेनफॉल होगा तो अब ये खूब एक एक घंटा 2 घंटा, ठीक है, इसी टाइम इंटरवल में रेनफॉल डाटा मेजर करना होगा। अगर जब लाइट रेनफॉल है, अगर अगर विंटर सीजन में रेनफॉल होता ही नहीं है, तो तब तुम 1 महीने बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद तुम रेनफॉल मेजरमेंट रीडिंग ले सकते हो। ये डिपेंड करेगा कैसे रेनफॉल हो रहा है, कितना रेनफॉल हो रहा है, उसी के ऊपर डिपेंड करके अपने हिसाब से रेनफॉल मेजरिंग का टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये है रेनफॉल मेजरमेंट का तरीका और रेनफॉल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो रेनफॉल मेजरमेंट के लिए पहले हम रेंजेस को कोई किसी साइट पे, जिस कैचमेंट एरिया में हम रेनफॉल मेजर करेंगे, उस साइट में हम रेनफॉल रेंजेस को हम बैठा देंगे। तो रेनफॉल बैठाने के पहले तो ये जो कंडीशन है, 5-6 कंडीशन है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि पहला पहला कंडीशन है, जो जिस जगह पे हम रेंजेस इंस्ट्रूमेंट बैठाएंगे वो थोड़ा ओपन सरफेस होना चाहिए, लेवल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, कोई स्लोपिंग सरफेस नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा स्लोपिंग सरफेस अवॉइड करना है, क्योंकि स्लोपिंग सरफेस में पूरा का पूरा रेनफॉल, एक्चुअल रेनफॉल कलेक्ट नहीं कर पाएगा रेंजेस, ठीक है। तो ये देखना होगा। उसके बाद इसका विंड इफेक्ट, ठीक है। विंड इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए इस रेंजेस को ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्राउंड सरफेस में बैठाएंगे। ऐसे नहीं है कि 5 स्टोरी बिल्डिंग का ऊपर बैठा दिया, 7 स्टोरी बिल्डिंग का ऊपर बड़ा बैठा दिया, ऐसे नहीं है। जितना हो सके क्लोज टू ग्राउंड सरफेस बैठाना है। तो आप ये करेंगे थोड़ा विंड इफेक्ट, क्योंकि ग्राउंड सरफेस के विंड का इफेक्ट ज़्यादा नहीं है। तो जितना हाइट बढ़ते जाएगा विंड वेलोसिटी जितना बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड सरफेस में विंड वेलोसिटी खूब कम रहता है, इसीलिए विंड इफेक्ट को रोकने के लिए हम रेनगेज को जितना हो सके ग्राउंड सरफेस तक बैठाएंगे। लेकिन इतने ग्राउंड सरफेस से थोड़ा ऊपर भी बैठाना होगा, क्योंकि अगर मान लो बारिश हो रहा है तो बारिश होगा, बहुत सारा पानी जमा जमा हो गया, तो अब रेनफॉल अगर वो पानी के थ्रू बह जाएगा तो क्या मेजर होगा। तो थोड़ा हाइट में बैठाना होगा, क्लोज टू ग्राउंड सरफेस, जैसे कि 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस हम बैठाएंगे। जैसे ये फ्रेमवर्क करके इसी टाइप में बैठाना होगा। इस फिगर, सेकेंड फिगर में जैसे है, थोड़ा ये फ्रेमवर्क करके स्टैंड स्टैंड के ऊपर ये रेंजेस को बैठाना है। जैसे कि रेंजेस अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो ये बह नहीं जाए। सर ये मेजरिंग ट्यूब पे कितना तक वो रीडिंग, कितना हाइट तक रीडिंग होता है इसमें मेजरिंग ट्यूब पे? समझ नहीं आया, फिर से बोलो। सर मैं कह रहा हूँ मेजरिंग ट्यूब है ना, इस पर कितना मैक्सिमम रीडिंग लिखा हुआ होता है? ये तो सर आवाज काउंट
हाँ, ये रीडिंग लेता है, ये पर ये लिखा हुआ है 2 इंची, ठीक है। ये डिपेंड करेगा तुम कितना क्या कितना अमाउंट ऑफ तुम ले रहे हो, मार्केट में जितने अवेलेबल है उसी हिसाब से तुम ले सकते हो। और ये जो मेजरिंग ट्यूब है, कभी कोई कोई रेन केस में ये ट्यूब भी नहीं रहता, यहाँ पर जस्ट एक ग्लास ग्लास बोतल रख देते हैं। उस ग्लास बोतल से तुम पानी निकल के बाहर जो मेजरिंग सिलेंडर है ना, तुम लोग ये से देखा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में ट्रिपल डब्ल्यू लैब में बहुत सारे मेजरिंग ट्यूब होता है। मेजरिंग ट्यूब सॉइल लैब में भी है, कंक्रीट लैब में भी है, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं, जिसके थ्रू वॉल्यूम मेजर कर पाएंगे, तो 1 लीटर मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो मेजरिंग सिलेंडर में लेकर उसके बाद मेजर करना होता है, ठीक है। ऐसा कोई पर्टिकुलर थंब रूल नहीं है, जैसे मार्केट में जैसे अवेलेबल बोतल रहता है उसी हिसाब से यहाँ पर लगाना होता है। क्लियर? ओके सर। ओके। ओके सर। हाँ बोलो। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है किसी का? क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये है, ये इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन रेन गेज बैठाने के लिए, ये सारा पॉइंट ध्यान में रखना होगा। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि ओपन सरफेस होना चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मिनिमम जो सरफेस है 5.5 मीटर टू 5.5 मीटर, इतना एरिया मिनिमम ओपन एरिया होना चाहिए रेन गेज के आसपास। कि ओपन एरिया नहीं होगा तो क्या होगा, तो एक्चुअल रेनफॉल कलेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर मान लो कोई बिल्डिंग का पास में रख दिया, तो बिल्डिंग का पास में कि रेनफॉल आकर पहले बिल्डिंग में टक्कर खाएगा, उसके बाद थोड़ा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा ओपन सर्फेस होगा तो बहुत पूरा का पूरा रेनफॉल कलेक्ट कर पाएगा और एक्चुअल रेनफॉल कितना हो रहा है वो मेजर कर पाएगा। उसके बाद साइट, जिस साइट में जिस जगह पे हम रेन गेज बैठा रहा है वो थोड़ा एक्सेसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई इनएक्सेसिबल जगह पे हम बैठा देंगे, ठीक है। मान लो कोई टावर के ऊपर बैठा दिया, ठीक है। कोई मान लो जहाँ पर हम जा नहीं सकते वहाँ पर कोई अगर रेन गेज बैठा देंगे तो हम मेजरिंग रेनफॉल डाटा नहीं ले पाएंगे। मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट का जो डाटा है वो डाटा मेजर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये ध्यान में रखना होगा, जिस साइड में हम बैठाएंगे वो थोड़ा एक्सेसिबल होना जरूरी है, ठीक है। इजीली कोई जा सकता है, आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, फोर्थ पॉइंट है, देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्जेक्ट नियर एट द इंस्ट्रूमेंट इन ए रेडियस ऑफ 30 मीटर, ठीक है। तो 30 मीटर रेडियस करके, सर्कुलर रेडियस करके 30 मीटर रेडियस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर 30 मीटर रेडियस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसी उसी ऑब्जेक्ट से रेनफॉल थोड़ा टू टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इतना डिस्टेंस में हम बैठाएंगे, ठीक है। अगर मान लो 30 मीटर रेडियस में कोई अवॉइड नहीं कर पाएंगे, ऐसे साइट है जिसमें हम ये 30 मीटर रेडियस जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तब क्या करेंगे? तब हम तो बैठाना ही पड़ेगा रेन गेज को, अदरवाइज हम रेनफॉल कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तब बैठाएंगे ऐसे करके, जो जो जहाँ पर ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का हाइट का 2 टाइम्स दूर में बैठाएंगे, ठीक है। 2 टाइम डिस्टेंस में बैठाएंगे, ठीक है। तो ये सारा जो भी पॉइंट है ये ध्यान में रखना है। उसके बाद ही हम रेन गेज इंस्ट्रूमेंट को साइड में बैठाएंगे। ये बैठाने का गाइडलाइंस है। ये भी यहाँ पर भी थोड़ा गाइडलाइंस है। तो थोड़ा विंड इफेक्ट, तो कभी कभी क्या है, अगर जिस एरिया में ज़्यादा विंड वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसमें क्या हो, रेन गेज के आसपास में थोड़ा विंड शील्ड कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा विंड को रेजिस्ट जैसे करके रेन गेज को अगर हानि ना पहुंचाए, इसीलिए रेन गेज का आसपास सराउंडिंग द रेन गेज एक विंड शील्ड हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो विंड शील्ड कंस्ट्रक्ट करने से क्या होगा, थोड़ा एक्चुअल रेनफॉल मेजर कर पाएगा। उसके बाद अगर मान लो कोई जगह पे स्लोपिंग एरिया हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे, स्लोप में हम बैठाना पड़ रहा है, कि अदर कोई ऑप्शन नहीं है, तब हम बैठाएंगे। तब रेंजेस का जो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे उस एरिया के रेडियस के साथ cos थीटा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तब हम एक्चुअल रेनफॉल कैलकुलेट कर पाएंगे। ये स्लोपिंग के लिए ये थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये है। उसके बाद प्रोसीड्यूर प्रोसीड्यूर क्या क्या प्रोसीड्यूर है, पहले हम रेन गेज इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे। मान लो कोई जगह पे कोई रेनफॉल क्या है वो कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम रेन गेज खरीदना पड़ेगा। रेन गेज को सुइटेबल लोकेशन में प्लेस करना पड़ेगा। सुइटेबल लोकेशन में प्लेस करने के बाद फ्रिक्वेंटली रेनफॉल डाटा हम कलेक्ट करेंगे। तो जनरली हम 24 आवर दिन डेली एक बार हम रेनफॉल डाटा कलेक्ट करते हैं। सुबह 8:30 बजे, हर दिन सुबह 8:30 बजे हम रेनफॉल डाटा कलेक्ट करते हैं। तो हम जो रेनफॉल का जो रिकॉर्ड बुक है, हाइड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया,
ठीक है। इंडियन जो हाइड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उस हाइड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हर दिन 8:30 बजे रेनफॉल डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है। और अगर मान लो ज़्यादा बारिश हो तो दिन में 2-3 बार भी कलेक्ट करना हो सकता है, तो इसीलिए वो बारिश के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम 8:30 बजे, हर दिन 8:30 बजे हम रेनफॉल डाटा कलेक्ट करेंगे और उसको हम रिकॉर्ड बुक में एंट्री करेंगे। ठीक? तो ये है प्रोसीड्यूर रेनफॉल किसी एक लोकेशन में रेनफॉल मेजरमेंट करने का तरीका। ठीक है। तो रेनफॉल, और एक बात है, हम जब रेन गेज से रेनफॉल मेजरमेंट करेंगे तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पर रेन गेज के जो मेजरिंग ट्यूब है उसमें अगर कलेक्ट हुआ है, वो आफ्टर द रीडिंग वो बाहर फेंक देना है। क्योंकि अगर वो नहीं बाहर वो नहीं फेंकेंगे तो क्या होगा, वो नेक्स्ट 24 आवर में जितना रेनफॉल होगा वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब भी हम रेनफॉल कलेक्ट करेंगे, साथ साथ रेनफॉल डाटा डाटा लेने के बाद पूरा का पूरा पानी हम बाहर फेंक देंगे। देखो, उसके बाद फिर वो ग्लास में हम उस जो मेजरिंग ट्यूब है और ग्लास जो बोतल है, उस बोतल को सिलेंडर के अंदर रख देंगे। ऐसे की सर डेली कलेक्ट करते हैं? हाँ, डेली कलेक्ट करते हैं, हर दिन। जिस दिन बारिश नहीं हुई उस दिन भी? वो डिपेंड, जिस दिन बारिश नहीं है उस दिन अगर उस दिन कलेक्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो तुम्हारा मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। लेकिन रूल है ये, डेली कलेक्ट करना है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो ये है हाउ टू मेजर रेनफॉल एट ए लोकेशन। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसीड्योर मैंने इतना देर तो बता रहा हूँ, ये एग्जाम में आता है। ये तो प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, जे हाउ टू मेजर ए रेनफॉल एंड राइट द प्रोसीड्योर। ठीक है। तो ये सारा सब कुछ प्रोसीड्योर, पॉइंट, लोकेशन, ठीक है, कैसे क्या करना है, कैसे मेजर करना है, सब कुछ लिखना होगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ रेंजेस। तो रेंजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ रेंजेस है। ठीक है। तो मेनली हम दो टाइप के कैटेगरी का, एक होता है नॉन रिकॉर्डिंग रेंजेस और एक होता है रिकॉर्डिंग टाइप रेंजेस। ठीक है। तो इतना देर तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो जनरली नॉन रिकॉर्डिंग रेंजेस है। नॉन रिकॉर्डिंग मतलब हम साइट में जाकर डाटा कलेक्ट करना होता है। ठीक है। और रिकॉर्डिंग मतलब जो ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे कि कंप्यूटराइज हो जाता है। ठीक है। टेली सैटेलाइट से मेजर नहीं कर सकते हैं, उसे रिकॉर्डिंग कहते हैं। तो हम पहले नॉन रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। नॉन रिकॉर्डिंग में हम साइट पे जाकर, हर दिन साइट पे जाकर रेनफॉल डाटा कलेक्ट करना होता है। ठीक है। क्योंकि हम जो मेजरिंग रेंजेस इंस्ट्रूमेंट है, जो सिलिंड्रिकल टाइप है, उसमें से सेल्फ रिकॉर्डिंग नहीं होता। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग नहीं है। जैसे कि प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कोई अगर किसी रेंजेस के साथ प्रोग्रामिंग अटैच करते तो ऑटोमेटिक वो अपने आप रीडिंग दे देगा। हम किसी को जाने की जरूरत नहीं है साइट में। उसी को कहते हैं रिकॉर्डिंग टाइप। ठीक है, सेल्फ रिकॉर्डिंग टाइप। और एक कहते हैं नॉन रिकॉर्डिंग, जिसमें हम मैनुअली जाकर कलेक्ट करना पड़ता है डाटा को। तो इस नॉन रिकॉर्डिंग रेंजेस का एक है, जिससे एक है सिमोन्स रेंजेस। ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है, मैक्सिमम जगह पे सिमोन रेंजेस नॉन रिकॉर्डिंग रेंजेस यूज होता है। इसका जनरली ये देखने में इसी टाइप का होता है, इसी टाइप में देखने में आता है रेंजेस। इसका जनरली ये पूरा का पूरा मिलीमीटर में डायमेंशन दिया हुआ है। इसका ऊपर जो रेडियस डायमीटर है, ये सिलिंड्रिकल टाइप है। उसका डायमीटर 127 सेंटीमीटर मिलीमीटर, और हाइट जनरली होता है 30 सेंटीमीटर हाइट होता है। ठीक है। तो ये पर पैनल रखा हुआ है, और ये पर जो सिमोन रेंजेस में एक ग्लास बोतल रखा हुआ है। ठीक है, ग्लास कलेक्टिंग बोतल, पैनल के थ्रू वाटर आकर इसमें कलेक्ट होगा। और ये बोतल से हम वाटर को हम मेजरिंग सिलेंडर में कलेक्ट करके उसके बाद हम मेजर करेंगे रेनफॉल, कितना डेप्थ ऑफ रेनफॉल हुआ है। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर से देखिए। हेलो सर। हाँ बोलो। और ये टॉप से जो नॉन रिकॉर्डिंग रेनफॉल है सर, इसका डाया बता देते। डाया डिस्टेंस किसका डिस्टेंस? तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? नॉन रिकॉर्डिंग रेनफॉल का सर टॉप का डिस्टेंस थोड़ा ब्लर आ रहा है मेरे इमेज में। नॉन रिकॉर्डिंग डिस्टेंस कौन सी, किसका डिस्टेंस, कहाँ से डिस्टेंस? सर टॉप से जो ओवरऑल डिस्टेंस 305 mm है ना? हाँ 305 है ओवरऑल डिस्टेंस। सर वो थोड़ा ब्लर हो रहा है ना, नेटवर्क किसी भी कारण से कर रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये है सिमोन रेंजेस। तो टिपिकल नॉन रिकॉर्डिंग रेंजेस, जिसे सिमोन रेंजेस भी कहते हैं, तो इसी टाइप में होता है सिमोन रेंजेस। ठीक है।
So water collected in the bottle is measured using suitably graduated measuring jar with 0.1 millimeter accuracy. ठीक है. The rainfall is measured in millimeter और centimeter of depth. ठीक है. हम मेजरिंग सिलेंडर के जरिए हम जितना रेनफॉल यहाँ पर इस ग्लास बोतल में कलेक्ट होगा, जितना रेनफॉल इस ग्लास बोतल में कलेक्ट होगा वो हम मेजरिंग सिलेंडर के जरिए हम पूरा का कितना डेप्थ ऑफ रेनफॉल हो रहा है वो मेजर करेंगे. ठीक है. तो ये तो ऑलरेडी है. और एक है, ये तो स्टैंडर्ड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और एक नॉन रिकॉर्डिंग रेंजेस इन्वेंट कर चुका है. वो एक्चुअली सीमेंट रेंजेस से मॉडिफाइड फॉर्म है. इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, जो इंडियन स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेंजेस क्या है. तो सीमेंट रेंजेस का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग गेज कहते हैं. ठीक है. तो उसका वो देखने में इसी टाइप में आता है. सेम टू सीमेंट रेंजेस. जनरली ये जो बोतल रखा है कलेक्टिंग बोतल, सीमेंट रेंज में ग्लास बोतल है, और यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड में ये है पॉलीस्टाइरीन बोतल. ठीक है. पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन का एक बोतल रखा हुआ है. ठीक है. फाइबर फ्लास्क का है, ग्लास का है, ये फाइबर का है. ये डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है. उसका एरिया जनरली है 100 to 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये जो कलेक्टिंग एरिया है सीमेंट रेंज में डायमीटर से 127 मिलीमीटर, और इसमें जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसका कलेक्टिंग एरिया 100 to 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है. बाकी सब कुछ सेम है. और इसकी एरिया 200 या 100 कौन सा लेंगे? ये 200 वो मार्केट में जो अवेलेबल है उसी हिसाब से लेना है. 100 सेंटीमीटर, ये डिपेंड 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर कौन सी लोगे वो डिपेंड करेगा तुम्हारा कहाँ जो एरिया पे है, एरिया पे कितना रेनफॉल हो रहा है. अगर ज़्यादा रेनफॉल, हैवी रेनफॉल हो रहा है तो 200 लेना जरूरी है. अगर लाइट रेनफॉल है, कम रेनफॉल कम हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा बारिश नहीं है, तो तब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वो एरिया तुम ले सकते हो. ठीक है. ओके सर. तो ये है इंडियन स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेंजेस. तो नॉन रिकॉर्डिंग में दो टाइप का है, दो टाइप सिंपली एक टाइप का ही है, एक है सीमेंट रेंजेस और एक है सीमेंट का मॉडिफाइड है जो है इंडियन स्टैंडर्ड है. ठीक है. तो दोनों का फिगर, ड्राइंग, ठीक है, सब कुछ याद रखना, डायमेंशन भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में आता है, ड्राइंग आता है. ठीक है. ये हो गया नॉन रिकॉर्डिंग गेज. अब देखते हैं रिकॉर्डिंग टाइप गेज. ठीक है. तो रिकॉर्डिंग टाइप गेज में क्या होता है, ऑटोमेटिक हम साइड में जाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हम रिकॉर्ड कलेक्ट कर लेते हैं और इसमें कॉन्टिन्यूअस रिकॉर्ड होता है. ठीक है. ये इसी टाइप का फिगर आता है, रेनफॉल और टाइम जितना बढ़ते जा रहा है रेनफॉल डाटा कलेक्ट हो रहा है. क्यूमुलेटिव रेनफॉल भी दे सकते हैं. तो इस रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज के जरिए हम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कलेक्ट कर पाएंगे. ठीक है. इस रिकॉर्डिंग टाइप में क्या होता है, इसी टाइप का ग्राफ अगर तुम जनरेट कर लोगे तो इस ग्राफ से रेनफॉल इंटेंसिटी तुम कैलकुलेट कर पाओगे. डीपीडीटी, दैट इज रेट ऑफ रेनफॉल इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल. ठीक है. डेरिवेटिव कर दोगे, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करके तो ये तुम निकाल सकते हो. और सिंपली यहाँ पर ग्राफ से ये P2 माइनस P1 वैल्यू निकाल के, T2 माइनस T1 वैल्यू निकाल के दोनों डिवाइड कर दोगे तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल आ जाएगा. तो ये रिकॉर्डिंग टाइप रेंजेस में यही फायदा है कि तुम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल निकाल सकते हो. लेकिन नॉन रिकॉर्डिंग में वो इंटेंसिटी निकालने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि नॉन रिकॉर्डिंग में तुम 24 घंटे में एक बार जाकर रेनफॉल कलेक्ट हो रहा है, तो कितने इंटेंसिटी में रेनफॉल हो रहा है तो एक्चुअल इंटेंसिटी तुम नहीं निकाल सकते. ठीक है. तो इससे ये रिकॉर्डिंग टाइप में ऑटोमेटिक रेनफॉल रिकॉर्ड होता रहता है, किसी बोतल रीडिंग का कोई जरूरत नहीं है. ये मैकेनिकल अरेंजमेंट है. ठीक है. मैकेनिकल और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों मिला के ये रिकॉर्डिंग टाइप रेनफॉल बनाता है. ठीक है. तो रिकॉर्डिंग टाइप में जनरली 3 तरीके का रेनफॉल होता है. एक है टिपिंग बकेट टाइप, और दूसरी है वेइंग बकेट टाइप, और तीसरी है नेचुरल साइफॉन टाइप. ठीक है. नेचुरल साइफॉन टाइप को इंडियन स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग टाइप होता है. ठीक है. रिकॉर्डिंग टाइप रेनफॉल होता है. दोनों कंफ्यूज मत होना. एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज और एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज. ठीक है. तो ये नेचुरल साइफॉन टाइप को कहता है इंडियन स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज, जिसके स्पेसिफिकेशन IS 5235 में दिया हुआ है. ठीक है.
और इसीलिए इस ये जो रिकॉर्डिंग टाइप रेनगेज है इसे कॉन्टिन्यूअस रेनगेज भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअसली रीडिंग देता रहेगा। क्योंकि जो ऑटोमेटिक रेनगेज है, जो अगर मान लो कोई प्रोग्रामिंग के जरिए कोई मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए ये ऑपरेट कर रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस रेनफॉल जो डाटा है वो कॉन्टिन्यूअसली देता रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसे कॉन्टिन्यूअस रेनगेज भी कहते हैं कभी कभी। तो ये इसका फायदा ये हिली एरिया में, इनएक्सेसिबल एरिया में जिसमें हम जा नहीं सकते, उसको वहाँ पे रेनफॉल कलेक्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, जैसे हिली स्टेशन हो गया। ठीक है, हिली स्टेशन में पहाड़ों में हम चढ़ नहीं सकते। ठीक है, जैसे हिमालय के ऊपर तो हम कोई चढ़ नहीं सकते। ठीक है, चढ़ नहीं सकते ऐसा नहीं है, रेनफॉल कलेक्ट करने के लिए डेली जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी उसी जगह पे तुम रिकॉर्डिंग टाइप रेनफॉल काम आता है रिकॉर्डिंग टाइप में। तो आप देखते हैं एक एक करके देखते हैं, टिपिंग बकेट टाइप, वेइंग बकेट टाइप और नेचुरल साइक्लोन टाइप। टिपिंग बकेट टाइप देखने में इसी टाइप में आता है। ठीक है, यहाँ पर एक मैकेनिकल एक रोटेटिंग डिवाइस रहता है, इसमें एक ये जो रोटेटिंग है, यहाँ पर दो ग्लास ट्यूब रहता है। तो इसीलिए ऐसे मैकेनिकल अरेंजमेंट करके रखा है, अगर एक ग्लास ट्यूब भर जाए तो दूसरा ग्लास ट्यूब ऑटोमेटिकली पानल का नीचे आ जाता है। तो ये कॉन्टिन्यूअसली ये घूमता रहता है, और यह जो फर्स्ट ग्लास ट्यूब में जो भी पानी यहाँ पर कलेक्ट हुआ है वो नीचे रिजर्वर में जमा होता है, और नीचे जाकर मेजरिंग ग्लास में ये मेजर कर देता है। ये ऑटोमेटिक मैकेनिकल रेनगेज है। ठीक है, इसी टाइप में फिगर में आता है टिपिंग बकेट टाइप। आफ्टर दैट वेइंग बकेट टाइप, इसमें क्या होता है, जितना रेनफॉल कलेक्ट होता है वो वेट करता है, वेट करके उसके बाद वो कंटिन्यूअसली वेट मेजर करता रहता है। ठीक है, इसलिए उसे वेइंग बकेट टाइप। और एक है नेचुरल साइक्लोन टाइप। ठीक है, इससे साइक्लोनिक एक्शन होता है, साइक्लोनिक एक्शन के जरिए एक्सेस वाटर कंटिन्यूअसली ये यहाँ पर एक रोटेटिंग डाम रहता है, ये ग्राफ पेपर रहता है, हर इसी में ग्राफ पेपर रहता है, इसमें भी एक ग्राफ पेपर रहता है। ये जो रोटेटिंग है, ये जो ये ग्राफ पेपर है, तो ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर के जरिए ग्राफ पेपर में ऑटोमेटिक ग्राफ प्रोड्यूस करता रहता है ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो ये ग्राफ के जरिए हम रेनफॉल डाटा कलेक्ट कर पाएंगे। सेम सिमिलर टू टिपिंग बकेट टाइप में भी इसी टाइप, यहाँ पर फिगर में नहीं है लेकिन यहाँ पर भी एक ग्राफ पेपर जनरेट होता है। उसके बाद नेचुरल साइक्लोन टाइप, इसी में क्या होता है, यहाँ पर एक ग्राफ पेपर है, यहाँ पर रेनफॉल कलेक्ट होगा ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअसली रेनफॉल। यहाँ पर फ्लोट चैम्बर है, एक चैम्बर रखा है जिसमें फ्लोट है, और फ्लोट के साथ एक इंडिकेटर लगा देते हैं। वो इंडिकेटर क्या होता है, ग्राफ पेपर के ऊपर इंडिकेटर पेन है, तो ग्राफ पेपर के ऊपर कंटिन्यूअसली ग्राफ ड्रॉ करता रहेगा। और एक्सेस वाटर, ये साइक्लोनिक एक्शन के जरिए ये जो यू शेप में जो ट्यूब है उसके जरिए, ये साइक्लोनिक पाइप है, साइक्लोनिक एक्शन के जरिए इसके जरिए एक्सेस वाटर को ये से निकल जाता है। तो ये कंटिन्यूअसली यहाँ पर ग्राफ जनरेट करता जाएगा, और आफ्टर सम टाइम ये ग्राफ के थ्रू हम रेनफॉल डाटा मेजर कर पाएंगे। उसके बाद टेलीमीटरिंग रेंजेस। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक रेंजेस है। उसके बाद राडार मेजरमेंट, राडार के जरिए हम रेनफॉल मेजर कर सकते हैं। सैटेलाइट टेक्निक, ठीक है, अभी तो मॉडर्न एडवांस टेक्निक है सैटेलाइट टेक्निक। सैटेलाइट के जरिए हम कहाँ कितना रेनफॉल हो रहा है उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन और कर पाएंगे। ठीक है, रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो अभी तो बहुत इजी हो गया रेनफॉल कलेक्ट करने के, सैटेलाइट टेक्निक से हम कर पाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन के समझ में आ गया, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? यस सर, आ गया समझ। ओके, थैंक यू। यस सर, आ गया। अब देखते हैं रेनगेज नेटवर्क। तो अभी तो हम एक रेनगेज में कैसे एक लोकेशन में कैसे रेनगेज मेजर करेंगे, ठीक है, रेनफॉल कैसे मेजर करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब मान लो एक केसमेंट एरिया, तो बहुत बड़ा केसमेंट एरिया, उसमें हम कितना रेनगेज बैठाएंगे। एक रेनगेज से तो पूरा का पूरा एरिया का रेनफॉल कितना हो रहा है वो तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा रेनफॉल यूनिफॉर्म नहीं होता। मान लो दिल्ली में रेनफॉल हो रहा है, हरियाणा में रेनफॉल नहीं हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में नहीं हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, हर जगह पे तो यूनिफॉर्म रेनफॉल नहीं है। तो इसीलिए हम
एक कैचमेंट एरिया के एक कैचमेंट एरिया में डिफरेंट लोकेशन में कितना कितना रेनफॉल हो रहा है, उसके लिए हम डिफरेंट लोकेशन में बहुत सारे रेन गेज बैठाएंगे। तो बहुत सारे जो रेन गेज बैठाएंगे उसी को कहते हैं रेन गेज नेटवर्क। ठीक है, तो रेन गेज नेटवर्क के बहुत सारे रेन गेज नेटवर्क के जरिए हम एक कैचमेंट एरिया में कितना रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल कौन सी लोकेशन में कितना रेनफॉल है, उसका डाटा हम कलेक्ट कर पाएंगे। तो वो बहुत ही ईजी है। अगर मान लो एक पूरा का पूरा इंडिया के लिए एक रेन गेज है, तो हम कैसे कर पाएंगे? पूरा इंडिया के थोड़े हर जगह पे एक ही टाइम बारिश होता है। तो इसीलिए हम पूरा इंडिया में कितना रेनफॉल हो रहा है, इसलिए हर एक लोकेशन में, ठीक है, तो हम रेनगेज बैठाएंगे। तो क्या कौन सी कितना डिस्टेंस में हम जनरली रेनगेज बैठाएंगे, वो एक IS कोड है। IS कोड है, हम रिकमेंडेशन दे रहा है। अगर मान लो कोई प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में हम 520 स्क्वायर किलोमीटर के लिए हम एक स्टेशन काफी है। ठीक है, 520 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए हम एक रेनगेज स्टेशन के जरिए हम रेनफॉल कलेक्ट कर पाएंगे। अगर मान लो कोई थोड़ा स्लोप में है, एवरेज एलिवेशन 1000 मीटर है, ठीक है, कोई थोड़ा एलिवेशन में है, तो उसके लिए हम थोड़ा और 260 to 390 किलोमीटर स्क्वायर के लिए एक स्टेशन बैठाएंगे। ठीक है, हर एक 260 to 390 स्क्वायर के बाद और एक दूसरा रेंगेज बैठाएंगे। और हिली एरिया में हम रेंगेज बैठाएंगे पर 130 किलोमीटर स्क्वायर के लिए हम एक रेंगेज बैठाएंगे। ठीक है, और एक रिकमेंडेशन है 10% ऑफ रेनगेज। हम जितना रेनगेज बैठाएंगे पूरा का पूरा रेनगेज, वहां से 10% रेनगेज रिकॉर्डिंग टाइप रेनगेज होना चाहिए। अगर सारा का सारा रिकॉर्डिंग टाइप रेनगेज बैठा तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं कोई नॉन रिकॉर्डिंग रेनगेज बैठा रहा है तो अब 10% ऑफ टोटल रेनगेज, टोटल जितने अमाउंट ऑफ रेनगेज बैठा चुका है वहाँ का 10% हम रिकॉर्डिंग टाइप रेनगेज बैठाना जरूरी होता है। क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग टाइप रेनगेज हम नहीं बैठाएंगे तो हमें इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हम मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी भी मेजर करना बहुत ही जरूरी है ना, वो भी हाइड्रोलॉजिकल डाटा है, वो भी काम आता है। बहुत सारी हाइड्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के लिए वो काम आता है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कलेक्ट करने के लिए 10% ऑफ रेनगेज स्टेशन शुड बी रिकॉर्डिंग टाइप रेनगेज। ठीक है, तो ये होता है सर हिली एरियाज में रेनगेज दूर बिठाते हैं। हाँ सर हिली एरियाज में रेनगेज जो होता है दूर बिठाते हैं क्या? दो कैसे बैठाएंगे? मतलब काफी डिस्टेंस? नहीं, काफी कम डिस्टेंस में बैठाता है। 130 किलोमीटर स्क्वायर के लिए एक, और प्लेन एरिया में 520 किलोमीटर स्क्वायर के लिए एक। कौन सी डिस्टेंस में हुआ? अच्छा, ओके। हिली एरिया में थोड़ा नजदीक बैठाता है, एक के साथ और एक, और प्लेन एरिया में थोड़ा डिस्टेंस में बैठाते हैं। क्लियर? ओके सर, हाँ जी सर, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा रेनगेज नेटवर्क। उसके बाद हम थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डेली रेनफॉल? डेली रेनफॉल है 24 घंटे में एक दिन में जितना रेनफॉल कलेक्ट हो रहा है उसे कहते हैं डेली रेनफॉल। उसके बाद एनुअल रेनफॉल, एक साल में जितने अमाउंट ऑफ रेनफॉल कलेक्ट हो रहा है, रेनफॉल है, उसी को कहते हैं टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। एक साल में कितना डेप्थ ऑफ रेनफॉल हो चुका है उसे कहते हैं एनुअल रेनफॉल। ठीक है, तो मान लो तुम्हारे पास डेली रेनफॉल है, तो एनुअल रेनफॉल कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी का पास कोई आइडिया है? You have daily rainfall data from the rainfall station and how to 365 से मल्टीप्लाई करके सर 365 से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करके तो कैसे पूरे होगा? साल बारिश छोड़ना होती है। हर दिन का रेनफॉल डाटा की सेम रहता है, वही तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? वही तो सर, जितना डाटा बट सबको सर ऐसा जोड़ तो के एवरेज निकाल हाँ लेंगे। राइट, एवरेज। फिर से एवरेज कहाँ से आ गया? डेली रेनफॉल तुम्हारे पास है, एनुअल रेनफॉल निकलना है। एक दिन का रेनफॉल है 360 डे में कितना रेनफॉल हो रहा है, उसकी एवरेज कहाँ से आ गया? हर दिन के कलेक्ट हो रहा है, सबको जोड़ लेंगे सर, जितना बस- हुआ है सबको जोड़ लेंगे। बस जितना हो रहा है सबको जोड़ दो, बस हो जाएगा एनुअल रेनफॉल। क्लियर? सबको समझ में आया? डेली Yes, sir. रेनफॉल कैसे कैलकुलेट करना है? कोई एवरेज पे एवरेज नहीं निकलना है। एवरेज निकालोगे तो क्या हो? किसका एवरेज है? कोई एवरेज नहीं है। डेली रेनफॉल है, सबको जोड़ दो, एनुअल रेनफॉल निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एवरेज के बाद। एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या है? व्हाट इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल? एवरेज एनुअल रेनफॉल है
एनुअल रेनफॉल को 30 लास्ट 35 ईयर में जितने एनुअल रेनफॉल है उसका एवरेज करके जो रेनफॉल डाटा आएगा उसी का आएगा एवरेज रेनफॉल। ठीक है, हम हर साल एनुअल रेनफॉल आता है, हर साल एनुअल रेनफॉल है, तो ऐसे करके 35 ईयर का एनुअल रेनफॉल को हम एवरेज करेंगे तब मिलेगा एवरेज एनुअल रेनफॉल। ठीक है, एनुअल रेनफॉल और एवरेज एनुअल रेनफॉल में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, अब देखते हैं नॉर्मल प्रेसिपिटेशन। नॉर्मल प्रेसिपिटेशन में क्या है? द नॉर्मल रेनफॉल इज द एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल ऑफ पार्टिकुलर डेट, मंथ और ईयर ओवर ए स्पेसिफाइड 30 ईयर। नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है 30 ईयर में कितना रेनफॉल हो रहा है उसका एवरेज करके जो रेनफॉल आएगा उसे कहेगा नॉर्मल रेनफॉल। ठीक है, तो नॉर्मल रेनफॉल नॉर्मल डेली रेनफॉल हो सकता है, नॉर्मल मंथली रेनफॉल हो सकता है और नॉर्मल एनुअल रेनफॉल भी हो सकता है। तो ये नॉर्मल एनुअल रेनफॉल और एवरेज एनुअल रेनफॉल इसके बीच कोई डिफरेंस है? क्या सर दोबारा बोलना? ये नॉर्मल एनुअल रेनफॉल और एवरेज एनुअल रेनफॉल ये दोनों के बीच कोई डिफरेंस है या नहीं? सर डिफरेंस तो होगा। व्हाट इज द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल? सर एवरेज एनुअल रेनफॉल है जो वो हमारा 35 ईयर्स के अंदर जो रेनफॉल हुआ है उसका एवरेज डाटा है, और जो ये नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है इसके अंदर हमारा जो एवरेज वैल्यू जो है पर्टिकुलर डेट का उसको हमने किया है 30 ईयर्स पीरियड के लिए। तो हम 30 ईयर्स कर ले, 35 भी कर सकते हैं। 30 या 35 में किया थोड़ा वो तुम 30 भी ले सकते हो, 35 भी ले सकते हो। नॉर्मल एनुअल रेनफॉल और एवरेज एनुअल रेनफॉल पे कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सेम है। लेकिन नॉर्मल डेली रेनफॉल और एवरेज डेली रेनफॉल में अंतर है। नॉर्मल मंथली रेनफॉल और एवरेज मंथली रेनफॉल में अंतर है, लेकिन नॉर्मल एनुअल रेनफॉल और एवरेज एनुअल रेनफॉल में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, नॉर्मल एवरेज एनुअल रेनफॉल में क्या करेंगे हम 30 to 35 ईयर्स का एनुअल रेनफॉल का एवरेज करेंगे। नॉर्मल में भी सेम हम 30 to 35 ईयर का एनुअल रेनफॉल को हम एवरेज करेंगे तो अब भी नॉर्मल एनुअल रेनफॉल आ जाएगा। लेकिन हम एक पर्टिकुलर डेट का नॉर्मल निकल रहे हैं, मान लो 31 मार्च का नॉर्मल रेनफॉल चाहिए, तो अब हम 30 साल में 35 मार्च में कितना डेली रेनफॉल हो रहा है, हर साल में 35 मार्च तो आता है ना, तो ये हर साल में 31 मार्च में कितना रेनफॉल हो रहा है वो सारा का सारा वैल्यू का हम एवरेज करेंगे, तब हम 31 मार्च का नॉर्मल डेली रेनफॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा अंतर है और कुछ नहीं। नॉर्मल, व्हाट इज द नॉर्मल डेली रेनफॉल, नॉर्मल मंथली रेनफॉल और नॉर्मल एनुअल रेनफॉल। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, आप देखते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हम तो रेनफॉल डाटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो रेनफॉल डाटा को हम क्या करेंगे, रेनफॉल रिकॉर्ड बुक में हम रेनफॉल डाटा कलेक्ट कर लिया, तो उसी डाटा से हम क्या करेंगे। ठीक है, तो उसी डाटा को थोड़ा अरेंज करना होगा, उसे कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाटा। पहले हम डाटा को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये सब डाटा, ये जो मेजरमेंट है, एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत काफ़ी टाइम से चलता रहता है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल। ठीक है, तो इतना अगर लॉन्ग टाइम प्रोसीड्यूर है तो इसमें क्या होता है, कभी कभी कोई डाटा मिसिंग भी हो सकता है। मान लो किसी दिन कोई जो भी मैनेजमेंट में है वो रेनफॉल डाटा कलेक्ट नहीं किया। ठीक है, किसी एक महीने का कलेक्ट नहीं किया, किसी एक साल का भी कलेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो इसीलिए हम कोई भी हाइड्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करेंगे तब उससे पहले हम जो भी रेनफॉल डाटा है, हाइड्रोलॉजिकल डाटा है, उसको हम पहले ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करके कॉन्टिन्यूटी और कंसिस्टेंसी दोनों ही हम चेक करेंगे। कॉन्टिन्यूटी मतलब पूरा का पूरा डाटा जो है, कोई डाटा मिसिंग नहीं है, पूरा का पूरा डाटा अवेलेबल है। अगर कोई डाटा मिसिंग है तो उसको हम कोई मैथमेटिकल मॉडल से, कोई बहुत सारी मेथड है उसके जरिए हम उसको कैलकुलेट करेंगे थ्योरेटिकली। ठीक है, तो आप ये है कॉन्टिन्यूटी। और कंसिस्टेंसी क्या है, कंसिस्टेंसी मतलब मान लो कोई जगह पे इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, पहले फॉरेस्ट था अभी फॉरेस्ट नहीं है, या पहले नदी था अभी, पहले रिवर था अभी रिवर नहीं है। ठीक है, तो
तो इसी टाइप का अगर मान लो कोई जियोग्राफिकल कोई सिचुएशन चेंज हो रहा है तो रेनफॉल डाटा भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उससे जब हम ये जो डाटा लेकर हम कोई हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो अब ये डाटा को प्रेजेंट जो कंडीशन है, मान लो पहले फॉरेस्ट था अभी फॉरेस्ट नहीं है, तो अभी फॉरेस्ट नहीं है, इसी कंडीशन में कितना रेनफॉल होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो ये कंसिस्टेंसी हम चेक करते एक मेथड है जिसे कहते हैं डबल मास कर्व, ठीक है। ये नाम याद लो क्योंकि तुम्हारा वो टेक्निक हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये नाम जरूर याद रखना। हम रेनफॉल डाटा का कंसिस्टेंसी चेक करते हैं बाय डबल मास कर्व, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंसी क्यों आता है, ये बहुत सारी ये जो चार फैक्टर है इसके ऊपर डिपेंड करके इनकंसिस्टेंसी आता है। पहले शिफ्टिंग ऑफ रेंजेस स्टेशन टू न्यू लोकेशन। मान लो कोई 2-3 साल बाद कोई जो हम रेंजेस स्टेशन है वो साइट भी चेंज कर दिया, न्यू लोकेशन में शिफ्ट हो गया, तो इसके वजह से रेनफॉल डाटा में इनकंसिस्टेंसी आ सकता है। उसके बाद नेबरहुड ऑफ स्टेशन अंडरगो मेजर चेंज, वो जो क्लाइमेटिक चेंज जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके जगह अगर क्लाइमेटिक चेंज हो जाएगा, जियोग्राफिकल चेंज हो जाएगा, तब तो थोड़ा रेनफॉल में इनकंसिस्टेंसी आ सकता है, ठीक है। अगर मान लो कोई ऑकरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल एरर, जो रेनफॉल मेजर कर रहा है उस मेजरमेंट में थोड़ा ऑब्जर्वेशनल एरर आने की वजह से भी इनकंसिस्टेंसी आ सकता है, ठीक है। तो पहले हम रेनफॉल जितने भी हाइड्रोलॉजिकल डाटा है उससे कोई भी प्रोजेक्ट में, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में यूज करने से पहले हम पूरा का पूरा डाटा कंटिन्यूटी चेक करेंगे और कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के जो तरीके है उसे कहते हैं डबल मास कर्व। और कंटिन्यू अगर कोई डाटा डिसकंटिन्यू है, मतलब मिसिंग है, तो मिसिंग डाटा को थियोरेटिकली कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी मेथड है, ठीक है। तो उस मेथड के जरिए हम वो मिसिंग डाटा को हम कैलकुलेट करेंगे, थियोरेटिकली कैलकुलेट करके पूरा का पूरा डाटा को हम कंटिन्यूटी बनाएंगे। उसके बाद ही हम कोई हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में वो डाटा यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वो यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाटा। तो मिसिंग डाटा कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड है जो है अरिथमेटिक मेथड, ठीक है। मान लो किसी एक लोकेशन में है n नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन है, ठीक है, और एक स्टेशन का रेनगेज डाटा नहीं है, रेनफॉल डाटा नहीं है, तब क्या करेंगे, वो आसपास का जितने स्टेशन का रेनफॉल डाटा है उसी डाटा को एवरेज कर लेंगे, एवरेज करके वो जो जिस स्टेशन में मिसिंग डाटा है उसी में एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो ये इसी का कहता है अरिथमेटिक मीन मेथड। अरिथमेटिक मेथड में हम मिसिंग डाटा को कैलकुलेट करेंगे। और एक मेथड है जिसे कहते हैं नॉर्मल रेशियो मेथड, ठीक है। नॉर्मल रेशियो मेथड में मान लो कोई एक स्टेशन में किसी एक रेनफॉल डाटा मिसिंग है, तो उसमें क्या करेंगे, उस डाटा को हम कैलकुलेट करने के लिए आसपास की जो भी स्टेशन है उस स्टेशन का एनुअल रेनफॉल चाहिए और नॉर्मल रेनफॉल चाहिए। एन मतलब नॉर्मल रेनफॉल, पी मतलब एनुअल रेनफॉल, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम वो मिसिंग स्टेशन में हम एनुअल रेनफॉल निकाल सकते हैं। तो इस मेथड को कहते हैं, ये फॉर्मूला जो यूज होता है इसी को कहते हैं नॉर्मल रेशियो मेथड, ठीक है। ये मेनली ये दो मेथड से हम मिसिंग डाटा को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर? यस सर। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ डाटा। तो डाटा को हम पहले प्रिपेयर कर लेंगे कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी दोनों चेक करके। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। डाटा को हम प्रेजेंटेशन करेंगे, अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे। तो प्रेजेंटेशन के तरीका है, पहले है मास कर्व मेथड। तो मास कर्व रेनफॉल, मास कर्व में इसी टाइप में होता है मास कर्व। मास कर्व क्या है, हम वाई एक्सिस में हम प्लॉट करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन, क्यूमुलेटिव डाटा ऑफ प्रेसिपिटेशन, और एक्स एक्सिस में हम टाइम को प्लॉट करेंगे। ये दोनों डाटा प्लॉट करेंगे, जो कर्व आएगा उसी को कहते हैं मास कर्व, ठीक है। तो मास कर्व को एनालिसिस करके हम बहुत कुछ इंफॉर्मेशन निकल सकते हैं। मान लो कोई किसी जगह पे मास कर्व हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मास कर्व का मतलब है उसमें कोई रेनफॉल हुआ ही नहीं, ठीक है। मान लो ये एक प्लॉट कर रहा है, ये रेनफॉल डाटा क्यूमुलेटिव रेनफॉल बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट में आ गया, ठीक है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो टाइम है, इस टाइम में कोई रेनफॉल हुआ ही नहीं। उसके बाद
इस टाइम के बाद, इस पॉइंट के बाद फिर से क्यूमुलेटिव रेनफॉल बढ़ रहा है, मतलब वो रेनफॉल हो रहा है। तो फास्ट पहले का जो ग्राफ है उसी को कहते हैं फास्ट स्टॉर्म ग्राफ, और सेकंड का जो ग्राफ है उसी को कहते हैं सेकंड स्टॉर्म ग्राफ। ठीक है, इसके थ्रू हम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल भी निकल सकते हैं, रेनफॉल इंटेंसिटी भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी को कहते हैं मास्कार्व मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डाटा। सर ये फर्स्ट स्टॉर्म के साथ जो 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है वो टोटल रेनफॉल है सर फर्स्ट स्टॉर्म हाँ, का? फर्स्ट स्टॉर्म में टोटल रेनफॉल 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टॉर्म में टोटल रेनफॉल 4 सेंटीमीटर। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों जोड़कर कितने हुए? 14 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, क्लियर सबको? आप देखते हैं सेकेंड मेथड, वो है प्रेजेंटेशन रेनफॉल डाटा हेटोग्राफ मेथड। ठीक है, तो हेटोग्राफ इज नथिंग बट प्लॉट ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। अगर हम रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम प्लॉट करेंगे तो उसी ग्राफ को कहते हैं हेटोग्राफ। ठीक है, तो हेटोग्राफ देखने में इसी टाइप का आता है, इस फिगर में आता है। पहले मान लो 0 to टाइम आवर में दिया हुआ है और रेनफॉल इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर आवर, तो 0 to 8 पहले 8 घंटा रेनफॉल इंटेंसिटी 0.3 सेंटीमीटर पर आवर। उसके बाद 8 to 16 दूसरी 8 घंटा में रेनफॉल इंटेंसिटी हो रहा है 2.5 के आसपास। ठीक है, तो इसी टाइप में हम जो प्लॉट करके रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम प्लॉट करके जो ग्राफ मिलता है उसी को कहते हैं हेटोग्राफ। ठीक है, ये जनरली रन ऑफ कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, ये काम पे आता है। तो कोई बता सकते हैं टोटल एरिया ऑफ हेटोग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये जो हेटोग्राफ है ना पूरा का, अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे ये इस हेटोग्राफ का, ये एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? नहीं, पूरा सब कुछ रेक्टेंगुलर है, छोटे छोटे रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो सारे रेक्टेंगुलर का एरिया हम पता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे, है कि नहीं? यस सर। यस सर, मल्टीप्लाई करके। हाँ, तो ये एरिया ऑफ द हेटोग्राफ ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोई बोल सकता है? सर प्रेसिपिटेशन पता चलेगा टोटल रेनफॉल, टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल पता चलेगा। राइट, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, तो एरिया अंडर द हेटोग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल। सर ये हमारा हाइटोग्राफ मास कर्व से ऑब्टेन किया जाता है, इसमें लिखा होता है। हाँ, मास कर्व करके उसके बाद भी हम मास कर्व से हम इंटेंसिटी निकालते हैं और इंटेंसिटी को हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हाइटोग्राफ का निकालने से पहले मास कर्व कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम हेटोग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो भी रेनफॉल डाटा है उसको प्रेजेंटेशन करने का तरीका है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बहुत इजी रहता है, रिकॉर्ड भी अच्छा रहता है। अगर मान लो कोई नॉर्मल रिकॉर्ड कर रहा है, डाटा एंट्री में चर्चा है तो बहुत सारे डाटा मिसिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ग्राफ फॉर्म में हम कोई रिकॉर्ड रखेंगे तो बहुत टाइम तक हम उसको कलेक्ट करके रख पाएंगे। बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वो काम पे आता है। तो इसीलिए हम जनरली किसी भी रेनफॉल डाटा को हम ग्राफ एज ए मास कर्व और हेटोग्राफ किसी भी एक फॉर्म में हम प्रिपेयर करके उसके बाद हम रिकॉर्ड रूम में रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाटा का प्रेजेंटेशन। अब देखते हैं मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एरिया। मीन प्रेसिपिटेशन, मान लो एक केसमेंट एरिया में बहुत सारे रेंजेस है, तो एवरेज रेनफॉल कितना हो रहा है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, क्योंकि एवरेज रेनफॉल ही एक्चुअली काम पे आता है। ठीक है, एक केसमेंट एरिया मान लो 10 या 15 रेंजेस है, तो हर रेंजेस के तो अलग अलग डाटा है, तो अलग अलग डाटा से हम अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं पूरा केसमेंट एरिया का एक एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए जनरली 3 मेथड है। एक है अरिथमेटिक मीन मेथड, उसके बाद फेसियन पॉलीगॉन मेथड, और तीसरी मेथड है आइसोहेड्रल मेथड।
एरिथमेटिक मीन मेथड में क्या है, एरिथमेटिक मीन मेथड बहुत सिंपल है, जितना भी रेनगेज है पूरा का पूरा एवरेज निकाल दो। मान लो 10 रेनफॉल है तो 10 रेनगेज स्टेशन है, 10 रेनगेज का रेनफॉल डाटा को जोड़ दो और 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो एवरेज निकाल के हम उस एरिया का एवरेज मीन प्रेसिपिटेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एरिथमेटिक मीन मेथड। लेकिन ये बहुत ही एक्यूरेट नहीं है, ये इसमें जो डाटा देते हैं वो वेरी सिंपल मेथड है, वो एक्चुअल डाटा नहीं देते, थोड़ा एरर आता है, क्योंकि लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एवरेज एरिथमेटिक मीन मेथड में जो एवरेज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, अभी अभी डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए ये मेथड तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन का जो रेनफॉल वैल्यू है उसका तो ये जनरली हम जहाँ पे थोड़ा जो भी रेनफॉल डाटा है वो थोड़ा क्लोज है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है आपस में। सर हेलो, हाँ बोलो सर। मैं कह रहा हूँ मैथमेटिकल मेथड पे भी तो यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा लीनियरली मतलब जो प्रेसिपिटेशन का हमारा जो कर्व है वो एक लीनियर आता है। अगर नहीं लीनियर, ये लीनियर कैसे आएगा? मान लो हम एक टाइम का बात कर रहे हैं, डेली रेनफॉल। मान लो एक कैचमेंट एरिया में 10 रेनफॉल स्टेशन है, तो 10 रेनफॉल स्टेशन में हम एरिथमेटिक मीन मेथड अगर तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब उसका 10 जो रेनफॉल डाटा है वो आपस में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब हम ये मेथड अप्लाई करेंगे तो तब सही रहेगा। लेकिन अगर ज़्यादा डिफरेंस है, मान लो किसी में 10 सेंटीमीटर रेनफॉल है, किसी में 20 सेंटीमीटर रेनफॉल है, तो इतना ज़्यादा है, तो हम एरिथमेटिक मीन मेथड अप्लाई करेंगे तो वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा, ठीक है। मान लो एक रेंजेस में 10 सेंटीमीटर रेनफॉल, दूसरी रेंज 11 सेंटीमीटर रेनफॉल, ये फिर क्लोज रहेगा, तब भी हम एरिथमेटिक मीन मेथड को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लिटिल वेरिएशन, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा एरिथमेटिक मीन। जस्ट एरिथमेटिक मीन मेथड कुछ नहीं है, पूरा का पूरा जो रेनफॉल डाटा है तो सबको जोड़ के नंबर ऑफ स्टेशन से डिवाइड कर देना। ये प्रॉब्लम है, इसे करके आंसर बताओ एरिथमेटिक मीन मेथड में। यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है देखो, यहाँ पे बहुत क्लोज रहा, 40, 38, 30, 43, 39, 40, 41, ये आपस में थोड़ा क्लोज है, इसलिए हम इस प्रॉब्लम में हम एरिथमेटिक मीन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। सर 40.16 सेंटीमीटर, हाँ 40.17 16 ऐसे ही आएगा, ठीक है। एरिथमेटिक मीन मेथड समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अब देखते हैं हम दूसरी मेथड जिसे कहते हैं थेसियन मीन मेथड और थेसियन पॉलीगॉन मेथड भी कहते हैं। तो थेसियन पॉलीगॉन मेथड में हम क्या करेंगे, हर एक स्टेशन का इफेक्टिव एरिया डिटरमिन करेंगे। मान लो एक कैचमेंट एरिया है, मान लो ये कैचमेंट एरिया है, मान लो ये कैचमेंट एरिया, इसमें 3 रेनगेज स्टेशन है। तो तीनों रेनगेज स्टेशन का पहले हम इफेक्टिव एरिया डिटरमिन करेंगे, ठीक है। ये जो रेड लाइन लिया हुआ है वो डिटरमिन करेंगे, ठीक है। मान लो ये P1 जो रेनगेज स्टेशन है, P1 रेनगेज स्टेशन कितना एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव एरिया निकालेंगे। P2 कितना एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंटेटिव एरिया निकालना है। P3 कितना एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंटेटिव एरिया निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या तरीका है, मान लो P1, P2, P3 3 रेनगेज स्टेशन है, तीनों रेनगेज स्टेशन को आपस में कनेक्ट करके एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 स्टेशन है इसलिए 3, अगर मान लो 3 से ज़्यादा है, 10 या 15 है, तो अब हम बहुत सारी ट्रायंगल हम आपस में कनेक्ट करेंगे, बहुत सारी ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को कनेक्ट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, तो अब इसे ट्रायंगल को, हर एक ट्रायंगल का जो साइड है उससे बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, बाइसेक्टर ड्रॉ करके एकदम कैचमेंट बाउंड्री तक एक्सटेंड कर देंगे, और यहाँ पर दूसरी बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसी के अप टू दैट पॉइंट हम ये एक्सटेंड करेंगे,
ठीक है, ये बाइसेक्टर जो है वो अप टू इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दूसरी डायरेक्शन में अप टू कैसमेंट बाउंड्री पूरा का पूरा एक्सटेंड कर देंगे। तो हर एक ट्रायंगल का जो साइड है उसी में हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो अगर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो अब क्या करेगा, ये बाउंड्री और बाइसेक्टर का जो लाइन है उसी के बीच जो है वो उस रेनगेज स्टेशन का रिप्रेजेंटेटिव एरिया। मान लो P1 का रिप्रेजेंटेटिव एरिया ये जो रेड लाइन है ये दोनों बाइसेक्टर का, और बाउंडर का जो क्लोज एरिया है ये रिप्रेजेंट करेगा P1 का रिप्रेजेंटेटिव एरिया। सिमिलरली P2 का रिप्रेजेंटेटिव एरिया A2, P3 का A3। ये ग्राफ में प्लॉट करके उसके बाद हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये जो एरिया है, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी का कोई आइडिया है? ये ग्राफ है, स्केल में ड्रॉ कर चुका है। इस एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का नाम पता है एरिया कैलकुलेट करने के लिए? सर हाँ सर प्लानीमीटर कह रहे हो क्या? प्लानीमीटर, राइट, प्लानीमीटर। ठीक है, प्लानीमीटर से हम ये एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसी टाइप का हर एक रेंजेस स्टेशन का रिप्रेजेंटेटिव एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, तो अब पूरा का वेटेड एवरेज लेंगे। ठीक है, तो वेटेड एवरेज क्या है, तो अब वेटेड एवरेज लेंगे। मान लो बहुत सारी रेंजेस स्टेशन है, मान लो n नंबर रेंजेस स्टेशन, तो अब क्या P1 का रिप्रेजेंटेटिव एरिया P1 इंटू A1 प्लस P2 इंटू A2 प्लस P3 इंटू A3 प्लस P4 इंटू A4 डॉट डॉट अप टू Pn इंटू An डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ कैसमेंट A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस An। ठीक है, तो इसी के हम डिवाइड करेंगे तो अब जो रेनफॉल आएगा वो मीन रेनफॉल। ठीक है, वेटेड एवरेज ऑफ द रेनफॉल दैट इज गिव यू द मीन प्रेसिपिटेशन ओवर द कैचमेंट एरिया। और ठीक है, इसी टाइप में है ये यहाँ पर 6 रेंजेस स्टेशन है और एक कैचमेंट एरिया है। तो 6 रेंजेस स्टेशन में बहुत सारी कैचमेंट है। इसी टाइप का बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर है। यहाँ पर तो मैंने 3 स्टेशन का एक सिंपल फिगर दिया है समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये अगर 10-20 एक्चुअल में तो बहुत सारी रेंजेस स्टेशन है, तो बहुत सारी ट्रायंगल ड्रा करना, उसके बाद बाइसेक्टर ड्रा करना, उसके बाद एरिया निकलना। ठीक है, एरिया निकल के हम वेटेड एवरेज लेंगे तो मीन प्रेसिपिटेशन ओवर द कैचमेंट एरिया आ जाएगा। तो इस मेथड को कहते हैं थेसियन पॉलीगॉन मेथड। क्लियर? यहाँ पर एक एग्जांपल है, मान लो मैं P1 का वैल्यू मान लो रेंगे 10 mm और उसका रिस्पेक्टिव A1 12 किलोमीटर स्क्वायर, P2 का 20 mm, A2 15 किलोमीटर स्क्वायर, P3 30 mm, A3 20 किलोमीटर स्क्वायर। तब क्या करेंगे, P1 इंटू A1 प्लस P2 इंटू A2 प्लस P3 इंटू A2 डिवाइड बाई टोटल एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 दैट इज इक्वल टू 20.7 mm मीन प्रेसिपिटेशन ओवर द कैचमेंट एरिया। क्लियर? सबको समझ में तो आ गया सबका? यस यस सर। सर। और एक मेथड है जिसे कहते हैं आइसोहेटल मेथड। तो व्हाट इज द आइसोहेटल? आइसोहेटल इज द कंट्रोल लाइन ऑफ इक्वल रेनफॉल। ठीक है, कंट्रोल लाइन में क्या होता है, इक्वल एलिवेशन का लाइन है, इसी को कंट्रोल लाइन कहते हैं। और आइसोहेटल में अगर मान लो इक्वल रेनफॉल का जो पॉइंट है किसी कैचमेंट एरिया में, हम पॉइंट डिनोट करेंगे जो इक्वल रेनफॉल है, तो उसी पॉइंट को हम कनेक्ट करके जो लाइन ड्रा करेंगे उसे कहते हैं आइसोहेट। ठीक है, उस आइसोहेट के जरिए भी हम एक कैचमेंट एरिया में हम रेनफॉल एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट कर पाएंगे। इसी टाइप में है। इसमें क्या है, मान लो ये बहुत सारे आइसोहेट ड्रॉ कर चुके हैं हम। ठीक है, 4 mm आइसोहेट, 6 mm आइसोहेट, 8 mm आइसोहेट, 10 mm आइसोहेट, बहुत सारे आइसोहेट हम ड्रॉ कर चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ट्रेसिंग पेपर में हम एक ग्राफ पेपर में एक जो कैचमेंट का बाउंड्री है वो कैचमेंट का बाउंड्री ड्रॉ करेंगे कैचमेंट एरिया का। ठीक है, और उसी के अंदर हम ड्रॉ कर ये जो रेंजेस पॉइंट है कैचमेंट एरिया के अंदर, तो बहुत सारे रेंजेस स्टेशन है। हर एक रेंजेस स्टेशन को हम डिनोट करेंगे और पॉइंट के पास ही कितना रेनफॉल हो रहा है वो वैल्यू लिख देंगे, इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, मान लो पॉइंट ए में रेनफॉल हो रहा है 7.2 मिलीमीटर या सेंटीमीटर, कोई भी पकड़ लो। बी पॉइंट में रेंजेस स्टेशन में रेनफॉल है 7 सेंटीमीटर व मिलीमीटर,
और डी पॉइंट में 12 मिलीमीटर। तो ये पहले हम ग्राफ पेपर में ये ड्रॉ कर लेंगे, कैचमेंट बाउंड्री और रेस्पेक्टिव जो भी हमारा रेंजेस पॉइंट है वो ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक ट्रेसिंग पेपर में बहुत सारे आइसोलेट हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आइसोलेट ड्रॉ करके उस ट्रेसिंग पेपर को हम ये ग्राफ पेपर के ऊपर रख कर यहाँ पर ये जो थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके बिठाएंगे, जैसे करके 7 वैल्यू, 7 कहाँ से आएगा, 6 और 8 का जो आइसोलेट है उसी के बीच आएगा, ठीक है। 7 जो भी वैल्यू है, 12 है, 12 10 का, ये जो 10 का बाद ही होगा 12 आएगा। तो इसी थोड़ा हाई अप्रोक्सीमेशन से ये सारा हम आइसोलेट को ट्रेसिंग पेपर के ऊपर, ये जो ग्राफ पेपर के ऊपर हम बैठाएंगे। उसके बाद हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये जो आइसोहेड और कैचमेंट बाउंड्री, ये दोनों के बीच हम एरिया के कैलकुलेट करेंगे। इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा एरिया कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ये बाउंड्री है, ये एरिया कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ये बाउंड्री और ये पूरा एरिया कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ये बाउंड्री लेकर पूरा एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो रेस्पेक्टिव आइसोलेट का जो दो कॉन्जिक्यूटिव आइसोलेट का बीच जो भी कैचमेंट एरिया है वो हम प्लेनीमीटर के जरिए कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसी फॉर्मूला का हम अप्लाई करेंगे। मान लो P1 P2 दो आइसोलेट है, उसी के बीच जो एरिया है A1, तो हम P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2, दैट इज एवरेज ऑफ टू आइसोलेट इनटू रेस्पेक्टिव एरिया, ठीक है। सिमिलरली दूसरी P2 और P3 के बीच जो भी एरिया है वो A2, दैट इज P2 प्लस P3 डिवाइड बाई 2, दैट इज एवरेज ऑफ आइसोलेट इनटू रेस्पेक्टिव एरिया A2। ऐसे करके पूरा का पूरा एरिया का हम निकालेंगे डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द कैचमेंट एरिया, ठीक है। तो इसे डिवाइड कर देंगे तो हम हमारा मीन प्रेसिपिटेशन आ जाएगा। तो इसी मेथड को कहते हैं आइसोहेडल मेथड, ठीक है। ये मोटा बहुत सारे सिमिलर है इसमें और फेस एंड पॉलीगॉन मेथड में। फेस एंड पॉलीगॉन मेथड में हम रेनफॉल इनटू इफेक्टिव एरिया करते हैं, और इसमें क्या होता है एवरेज आइसोहेड इनटू इफेक्टिव एरिया, ठीक है। इसी को करके हम किसी कैचमेंट के ऊपर मीन प्रेसिपिटेशन निकालेंगे, ठीक है। क्लियर सबका? यस सर, क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारा बहुत सारी मेथड है। तो आज दूसरी सप्ताह शुरू करते हैं, रानॉफ। सर असाइनमेंट से कुछ पूछना था। हाँ बोलो। सर वो जो आपने असाइनमेंट दिए उसको हमें हार्ड मतलब कॉपी में करना है या फिर खाली पेजेस में करके अपलोड कर दें सर? कॉपी में करो, कॉपी में करने से सुविधा रहेगा कि कॉपी तुम्हारे पास रहेगा, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। कॉपी में करो सही रहेगा। उसके बाद उसको स्कैन करके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देना। लेकिन हर एक पेज में अपना नाम और रोल नंबर होना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट एक दूसरे को आपस में कॉपी ये कर लेता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक रानॉफ। रानॉफ मींस द ड्रेनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। जो मैंने ऑलरेडी बोल चुका है सरफेस रानॉफ, क्योंकि प्रेसिपिटेशन का एक पोर्शन जब रेनफॉल आकर सरफेस में गिरेगा तब जो लॉस होगा तो होगा इंपिलेशन लॉस, इवेपोरेशन, वो सब लॉस होने के बाद जो सरफेस के ऊपर मूव करता है, ठीक है। बारिश के टाइम देखोगे सरफेस के ऊपर वाटर फ्लो होता है, तो उसी को कहते हैं रन ऑफ, ठीक है। एक कैचमेंट एरिया से जो भी पानी ड्रेनिंग रिमूव होकर कोई किसी रिवर में और किसी कैनल में आ जाता है तो उसे कहते हैं रन ऑफ। तो सरफेस के ऊपर से जो आता है उसे सरफेस रन ऑफ कहते हैं, और बेस फ्लो भी आता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे कंपोनेंट है, जनरली 4 कंपोनेंट है रन ऑफ का। एक है डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन ओवर द स्ट्रीम चैनल, उसके बाद सरफेस रन ऑफ, उसके बाद इंटरफ्लो, उसके बाद ग्राउंड वाटर फ्लो, ठीक है। तो हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस। ये फिगर में सरफेस के ऊपर से जो वाटर मूव करके किसी रिवर में आता है उसे कहते हैं सरफेस रन ऑफ, और रिवर के ऊपर डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन होता है, क्योंकि रिवर के ऊपर भी तो बारिश जब होगा रिवर के ऊपर भी तो होगा, ठीक है। तो रिवर के ऊपर जब जो रेनफॉल होगा उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन ओवर द सरफेस चैनल,
और दूसरी है सरफेस रन ऑफ, जो सरफेस के कैचमेंट एरिया में बारिश होता है, उसके बाद सरफेस के ऊपर फ्लो होकर रिवर में आकर ज्वाइन हो जाता है, उसे कहते हैं सरफेस रन ऑफ। उसके बाद और एक पोर्शन है जिसे इंटर फ्लो, जो क्या होता है सॉइल के थ्रू इनफिल्ट्रेट करेगा, ग्राउंड सॉइल के थ्रू इनफिल्ट्रेट करेगा और वाटर टेबल से पहुंचने से पहले वो हॉराइजन वो क्या होता है रिवर में आकर ज्वाइन हो जाता है, हॉराइजॉन्टली मूव करके रिवर में आकर ज्वाइन हो जाता है, जैसे सीपेज टाइप का होता है, वन टाइप ऑफ सीपेज। ठीक है, दूसरी बात है इंटर फ्लो, और एक होता है ग्राउंड वाटर फ्लो और बेस फ्लो, जिसको कहते हैं ग्राउंड वाटर, वाटर टेबल से नीचे का जो वाटर है, ग्राउंड वाटर रिजर्व में जो भी वाटर रहता है वो क्या कहता है, वो हॉरिजॉन्टली मूव करके सरफेस जो भी रिवर है और स्ट्रीम है उसमें मिलित हो जाता है, उसे कहते हैं बेस फ्लो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो भी कंपोनेंट है पूरा मिला के जो होता है उसे कहते हैं रन ऑफ फ्रॉम ए कैचमेंट एरिया। ठीक है, क्योंकि जो जितना भी वाटर आ रहा है तो कैचमेंट एरिया से आ रहा है। ठीक है, कैचमेंट एरिया पे अगर सरफेस पे ऊपर से भी आ सकता है और सरफेस के नीचे से भी आ सकता है, किसी से भी आए, लेकिन वो तो वही तो कैचमेंट एरिया का ड्रेन ऑफ है। ठीक है, इसलिए पूरा का पूरा जो है उसे कहता है टोटल रन ऑफ, और सरफेस के ऊपर के जो आ जाता है उसे कहता है सरफेस रन ऑफ। लेकिन इससे अगर परसेंटेज कंपेयर करेंगे तो सरफेस रन ऑफ जनरली 80% होता है और बाकी 20% और जो भी है जो तीन कंपोनेंट है उसी के मिला के 20% होता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन सरफेस रन ऑफ भी मैक्सिमम रहता है। इसलिए तुम जब बारिश हो जाएगा ना तब सरफेस के ऊपर वाटर फ्लो होते देख ले जाओगे। ठीक है, तो ये है रन ऑफ का कंपोनेंट। क्लियर सबका, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ रन ऑफ? यस सर। यस सर। क्लियर। तो ये है, ये ऑलरेडी मैंने 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ जो जब मैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ा रहा था। और रन ऑफ का और एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जिसे कहते हैं डायरेक्ट रन ऑफ और बेस फ्लो। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइम। मान लो बारिश होने के बाद इमीडिएटली अगर जो रन ऑफ होता है उसे कहते हैं डायरेक्ट रन ऑफ। ठीक है, और बेस फ्लो होता है थोड़ा डिलेड फ्लो। ठीक है, बारिश होने के बाद 1 दिन बाद 2 दिन बाद तो बेस फ्लो जनरेट होता है। ठीक है, इसलिए टाइमिंग के ऊपर बेस करके रन ऑफ को दो डिवीजन में डिवाइड कर जाता है, एक होता है डायरेक्ट रन ऑफ और एक होता है बेस फ्लो। तो डायरेक्ट रन में क्या क्या आता है, एक तो सरफेस रन ऑफ आ जाता है और आता है प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो मतलब जो इमीडिएटली इंटरफ्लो होता है। ठीक है, बारिश होने के बाद तुरंत बाद ही वो एज ए इंटरफ्लो रिवर में ज्वाइन हो जाता है, जिसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। ठीक है, तो सरफेस रन ऑफ, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो और रेनफॉल ओवर द स्टीम सरफेस, ये तीनों मिला के जो होता है उसे कहता है डायरेक्ट रन ऑफ। और बेस फ्लो होता है जनरली ग्राउंड वाटर फ्लो को बेस फ्लो कहता है, वो बहुत बारिश होने के कुछ टाइम बाद 2 दिन 3 दिन बाद भी वो बेस फ्लो जनरेट होता है। ठीक है, तीसरा का फिगर है, ये बेस फ्लो ग्राउंड वाटर फ्लो से आकर स्टीम स्नो में मिलेगा, और जो बाकी जो डायरेक्ट रन ऑफ है वो ओवरलैंड फ्लो, इंटर फ्लो और प्रेसिपिटेशन ओवर द स्नो, ये तीनों मिला के आकर डायरेक्ट रन ऑफ जनरेट करते हैं। हाँ, देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ। ये जो रन ऑफ है कौन सी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। रन ऑफ जनरली दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, एक है रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक है कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, रेनफॉल का क्या नेचर है और कैचमेंट का क्या नेचर है उसके ऊपर रन ऑफ डिपेंड करेगा। पहले हम एक एक करके देखेंगे। पहले देखते हैं रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स। रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या है, पहले देखते हैं टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, कौन सी टाइप है, रेनफॉल हो रहा है या स्नोफॉल हो रहा है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। रेनफॉल होगा तो इमीडिएटली ज़्यादा रन ऑफ होगा, स्नोफॉल होगा तो पहले स्नो मेल्ट होगा उसके बाद ही रन ऑफ होगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसी के बीच थोड़ा रन ऑफ डिपेंड होगा। ठीक है, उसके बाद रेनफॉल इंटेंसिटी, अगर ज़्यादा इंटेंसिटी होगा, रेनफॉल का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रन ऑफ होगा, इंटेंसिटी कम होगा तो कम रन ऑफ होगा। ठीक है, तो रेनफॉल का इंटेंसिटी ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद ड्यूरेशन। ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम तक बारिश होता रहेगा तो उसका रन ऑफ ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर थोड़ी टाइम के लिए अगर कोई रेनफॉल होगा तो उसमें रन ऑफ थोड़ा कम होगा। ठीक है, रेनफॉल ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड है, ज़्यादा ड्यूरेशन में ज़्यादा रन ऑफ, कम ड्यूरेशन में कम रन ऑफ। उसके बाद रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि मान लो अगर एक कैचमेंट एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होगा तो थोड़ा रन ऑफ थोड़ा कम होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हर जगह पे लॉसेस भी ज़्यादा होगा। अगर मान लो
नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, किसी जगह पे कम हो रहा है, किसी जगह पे कम किसी जगह किसी कैचमेंट एरिया का किसी पोर्शन में ज़्यादा बारिश हो रहा है, मैक्सिमम बारिश उसी बारिश में हो रहा है, तब क्या करेगा, कुछ ज़्यादा बारिश होने की वजह से ज़्यादा रन ऑफ होगा, ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो लॉसेस है, इनफिल्ट्रेशन लॉसेस, इवापोरेशन लॉसेस, वो थोड़ा कम होता है, लेकिन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, लॉसेस ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अब रन ऑफ ज़्यादा होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा कम रन ऑफ होगा, ठीक है। उसके बाद सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी, सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी क्या, अगर मान लो जो जिस एरिया पे बारिश हो रहा है ना, उसमें अगर सॉइल में अगर मॉइस्चर ही नहीं है तो क्या करेगा, ज़्यादा थोड़ा इनफिल्ट्रेशन लॉस ज़्यादा होगा, ज़्यादा पहले का जो बारिश होगा पूरा का पूरा पानी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर को पहले फिल के वजह मॉइस्चर रीच करेगा, तब तो सरफेस रन होगा, ठीक है। तो फिल के वजह मॉइस्चर जिसमें सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो उसमें रन ऑफ कम होगा, और जिस एरिया में सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी नहीं है, ठीक है, तो उसमें कम अगर डेफिशिएंसी ज़्यादा होगा तो रन ऑफ कम होगा, अगर डेफिशिएंसी कम होगा तो रन ऑफ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यह है रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर रन ऑफ का कैसे डिपेंड करेगा। उसके बाद है कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस कैचमेंट में रेनफॉल हो रहा है उसी कैचमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर भी रन ऑफ डिपेंड करेगा। पहले पॉइंट है स्लोप ऑफ द कैचमेंट एरिया, अगर कैचमेंट एरिया का स्लोप ज़्यादा होगा तो क्या बहुत जल्द से जल्द पानी बारिश होकर पानी क्या रन ऑफ होकर नदी में आकर मिलित हो जाएगा स्टीप स्लोप में, ठीक है, तो रन ऑफ ज़्यादा होगा। अगर जनरली प्लेन एरिया में क्या होता है, प्लेन एरिया में क्या ज़्यादा टाइम तो पानी कैचमेंट एरिया में होल्ड करके रखा है, तो क्या होता है ज़्यादा टाइम अगर डिटेंशन टाइम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसकी इनफिल्ट्रेशन रेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए अगर पानी रुकेगा तो इनफिल्ट्रेशन लॉस, इवेपोरेशन लॉस, ये सब लॉसेस ज़्यादा होगा। अगर स्लोप ज़्यादा होगा, स्टीप स्लोप होगा, स्टीप स्लोप में क्या होता है, थोड़ा बारिश होने के साथ साथ ही पूरा का पूरा पानी मूव करके सरफेस जो भी रिवर है उसी में आ जाता है, तो इसमें थोड़ा रन ऑफ ज़्यादा होगा। उसके बाद वेजिटेशन, और कैचमेंट एरिया में अगर वेजिटेशन कवर ज़्यादा है तो क्या करेगा, ये वेजिटेशन कवर वाटर का मूवमेंट को रेजिस्ट कर देगा, ज़्यादा टाइम के लिए वाटर को होल्ड करके रखेगा, ज़्यादा टाइम को वाटर होल्ड करके रखेगा तो इंक्रीशन लॉस ज़्यादा होगा, रन ऑफ कम होगा। उसके बाद जियोलॉजी, और उसका सॉइल का ऊपर सॉइल कंडीशन, अगर सैंडी सॉइल होगा तो रन ऑफ कम होगा, क्ले सॉइल होगा तो रन ऑफ ज़्यादा होगा, क्योंकि सैंडी सॉइल में इसका रीजन क्या है, कोई बोल सकता है, सैंडी सॉइल में रन ऑफ कम होगा और क्ले सॉइल में रन ऑफ ज़्यादा होगा। सर सैंडी में वो इनफिल्टर होके मतलब नीचे चला जाएगा वाटर टेबल में, सर्कुलेट हो जाएगा सर वाटर, राइट, तो थोड़ा लॉसेस ज़्यादा होगा सैंडी सॉइल में। और क्ले सॉइल में इम्परमेबिलिटी आता है, पूरा का पूरा पानी सरफेस के ऊपर मूव करके ये नदी में आ जाता है, रिवर में और कैनल में आ जाता है। उसके बाद साइज ऑफ द कैचमेंट एरिया, अगर कैचमेंट एरिया का ज़्यादा होगा तो वाटर रिवर में पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा क्या होगा, लॉसेस भी ज़्यादा होगा और रन ऑफ कम होगा, ठीक। अगर छोटा कैचमेंट का साइज छोटा होगा, कितना होगा, छोटा होगा तो क्या होगा, वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन जो टाइम है वो थोड़ा कम लगेगा तो लॉसेस कम होगा, रन ऑफ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो साइज ऑफ द कैचमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद ड्रेनेज नेटवर्क, ठीक है, ड्रेनेज नेटवर्क कितना है, नेटवर्क कितना इफिशियंट है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर ड्रेनेज नेटवर्क बहुत सारे ड्रेनेज नेटवर्क को हम डिपेंड करेंगे ड्रेनेज डेंसिटी से, मतलब एक यूनिट एरिया में कितना ड्रेन है, अगर ड्रेनेज डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा ड्रेन है तो इफेक्टिव रिमूवल भी ज़्यादा होगा, तब रन ऑफ बढ़ जाएगा। अगर ड्रेनेज नेटवर्क नहीं है, ड्रेनेज भी नहीं है, तब क्या करेगा, ड्रेनेज अगर किसी एरिया में ड्रेनेज कंडीशन नहीं है तब क्या होगा, तब तो वाटर होल्डिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा टाइम तक वाटर होल्ड करके रखेगा, उसके बाद थोड़ा लॉसेस ज़्यादा होगा और रन ऑफ कम होगा। इसलिए अगर किसी कैचमेंट एरिया में ड्रेनेज नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, इफिशियंट है, तो उसमें रन ऑफ भी ज़्यादा होगा, ठीक है। यस सर। उसके बाद देखते हैं ये है इफेक्ट ऑफ रन ऑफ। आप देखते हैं रन ऑफ एस्टिमेशन, हम कितना रन ऑफ हो रहा है उसको कैसे एस्टिमेट करेंगे।
कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड है, मेनली 3 मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले है इंपीरिकल मेथड, उसके बाद है रेनफॉल रिकॉर्ड, जो हम रेनफॉल डाटा बनाया था रेनफॉल मेजरमेंट करके उसी से। उसके बाद हाइड्रोग्राफ मेथड, ठीक है, हाइड्रोग्राफ हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो पहले हम एक एक करके देखते हैं। इंपेरिकल फार्मूला, जो भी इंपेरिकल फार्मूला है उसके ऊपर क्या है, पहले फार्मूला है बिनीस परसेंटेज फार्मूला, ठीक है। सर अलेक्जेंडर बिनीस एक इंजीनियर थे, ठीक है, वो ब्रिटिश इंडिया में थे, आज़ादी के पहले का टाइम है ये। तो उस इंजीनियर ने क्या किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था रेनफॉल और रन ऑफ के ऊपर। उसी के बेस करके वो थोड़ा रेनफॉल और रन ऑफ के बीच जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश किया था। तो वो ये इस टेबल को एस्टेब्लिश किया था जो कितना रेनफॉल हो रहा है और कितना परसेंटेज ऑफ रन ऑफ होगा, ठीक है। तो एक टेबल उन्होंने बनाया था। एक है, मान लो किसी एरिया में, ये जनरली मध्य प्रदेश के लिए सही है, ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए ये, क्योंकि ये इंजीनियर जनरली मध्य प्रदेश में काम ये तो इंचार्ज में था, मध्य प्रदेश के स्टडी किया था मध्य प्रदेश के लिए, तो ये जनरली मध्य प्रदेश के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें क्या था, वो मान लो किसी रेनगेज स्टेशन में 500 mm रेनफॉल हो रहा है, उसका 15% रन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगर रेनफॉल बढ़ते जाएगा तो रन ऑफ परसेंटेज भी बढ़ते जाएगा, इसी करके उसने टेबल बनाया। इस टेबल को बेस करके हम रन ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक मेथड हो गया। उसके बाद और एक इंजीनियर था बार्लोस टेबल, ठीक है। बार्लो भी एक इंजीनियर थे, 1950 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया का इंजीनियर, सिविल इंजीनियर थे, यूपी के थे, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया। तो उन्होंने भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया था रेनफॉल और रन ऑफ के ऊपर। तो उन्होंने एक फार्मूला एस्टेब्लिश किया था, रन ऑफ इक्वल टू एक कोएफिशिएंट, जिसे रन ऑफ कोएफिशिएंट कहते हैं, इनटू प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये रन ऑफ कोएफिशिएंट का वैल्यू उन्होंने दे रखा है, ठीक है। इसी क्या है, कैचमेंट एरिया के ऊपर बेस करके और कितना लाइट रेनफॉल हो रहा है या मॉडरेट रेनफॉल हो रहा है और हेवी रेनफॉल हो रहा है, उसके ऊपर बेस करके ये केवी वैल्यू परसेंटेज में दिया हुआ है। और केवी और ये जो एनुअल रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी एरिया का रन ऑफ आ जाएगा, ठीक है। ये और एक मेथड है, ये जनरली यूपी के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद और है इंग्लिश एंड डिसोजा फार्मूला, ठीक है। ये जनरली वेस्टर्न इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये दोनों इंजीनियर रन ऑफ और रेनफॉल के ऊपर रिसर्च कर रहा था, उसके रिसर्च करके ये दोनों फार्मूला उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। एक है, अगर हिली एरिया के लिए रन ऑफ इक्वल टू 0.85 पी मतलब प्रेसिपिटेशन इन सेंटीमीटर, रेनफॉल इन सेंटीमीटर माइनस 30.5, ये फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो रन ऑफ निकल जाएगा। और प्लेन एरिया के लिए दूसरी फार्मूला एस्टेब्लिश किया, ठीक है। ये फार्मूला के जरिए भी हम रन ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वेस्टर्न इंडिया के लिए जनरली एप्लीकेबल है, क्योंकि ये हर एक एरिया के लिए अलग अलग, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके वो फार्मूला एस्टेब्लिश किया था उसी एरिया के लिए वो बेस्ट है। लेकिन दूसरी एरिया के लिए वो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन सही नहीं होता, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होता है, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन चेंज होता है, जियोग्राफिकल कंडीशन चेंज होता है, इसलिए उस दूसरे एरिया में अप्लाई करने से पहले थोड़ा करेक्शन करना होगा इसी फॉर्मूला, तब भी हम दूसरी एरिया में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद और एक इंजीनियर थे जो है खोसला फार्मूला। खोसला 1960 में ये रेनफॉल, रन ऑफ और टेम्परेचर, ये तीनों पैरामीटर को इंक्लूड करके उन्होंने रन ऑफ कैलकुलेट किया था। तो उन्होंने मेन फार्मूला था ये, रन ऑफ इक्वल टू प्रेसिपिटेशन माइनस लॉसेस, और लॉसेस इक्वल टू ये मंथली रन ऑफ, एम फॉर मंथ, ठीक है। ये मंथली रन ऑफ का ऊपर काम किया था उन्होंने। एल एम इक्वल मंथली लॉसेस इक्वल टू, ये इंपेरिकल फार्मूला में दिया था 0.48 टीएम। टीएम मतलब टेम्परेचर ऑफ दैट रीजियन इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉसेस इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसी को फॉर्मूला को, उसके बाद हम प्रेसिपिटेशन से हम लॉसेस को सबट्रैक्ट करेंगे तो हम रन ऑफ निकल जाएगा, ठीक है। ये अगर टेम्परेचर 4.5 डिग्री से ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो हम ये इंपेरिकल फार्मूला का जरूरत नहीं है, तो हम लॉसेस डायरेक्टली टेबल, उन्होंने टेबल बनाया था, इसी टेबल से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लो -1 डिग्री सेंटीग्रेड है, -1 डिग्री से लॉसेस होगा 1.78 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट ये पहला जो फार्मूला है उसी फार्मूला में हम
LM के जगह पे 1.78 बिठा देंगे और PM के जगह पे प्रेसिपिटेशन बैठाएंगे। तो ये तो 4.5 में दिया हुआ है और -1 में दिया हुआ है। मान लो 2 डिग्री सेंटीग्रेड में कोई वैल्यू है तो उसके लिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, किसी के पास कुछ आइडिया है? सर लीनियर इंटरपोलेशन राइट, करेंगे। एकदम राइट, लीनियर इंटरपोलेशन करके हम उसी वैल्यू को निकाल देंगे। लीनियर इंटरपोलेशन यहाँ पे भी करना होगा, पहले वाला टेबल किसी ने तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। ये जो मान लो 500 रेनफॉल है, 625 है, तो 500 और 625 के बीच का जो रेनफॉल है उसी के लिए हम कितना परसेंटेज राउंड लेंगे, तब भी हम ये लीनियर इंटरपोलेशन करके वो वैल्यू निकालेंगे। क्लियर सबको? सर एक चीज पूछनी थी, वो जो आपने इंग्लिश और डिसूजा फॉर्मूला बताया था उससे, बोलो। सर इसके अंदर ये की वैल्यू है ये हमारी मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे, या ये मतलब कैसे ऐसा है? कोई नहीं, एनुअल रेनफॉल। अच्छा, ये सर एनुअल रेनफॉल ये वो लिखा हुआ है ना, बिटवीन एनुअल रन ऑफ एंड एनुअल रेनफॉल।